दोस्तों पेश है वैशाली की राजकुमारी। ये कवर चित्र है दोस्तों। कौशल और वैशाली राज्यों में शत्रुता चल रही थी। चूंकि दोनों राज्य राज्य समान रूप से शक्तिशाली थे, अतः अनेक लड़ाइयों के बावजूद भी एक दूसरे पर विजय न पा सके। एक दिन कौशल नरेश ने वीरभद्र के दरबार में महाराज, वैशाली राज्य का चित्रकार आपके दर्शन करना चाहता है। ठीक है, हमारे सामने पेश करो। चित्रकार रमन आकर महाराज वीरेंद्र का अभिवादन किया। महाराज, सुना है आपकी कला बहुत पारखी है, इसलिए आपके दर्शन करने चला आया। तुम्हारा नाम क्या है? चित्रकार। महाराज, सेवक का नाम रमन है। रमन, चित्रकार तो सुंदरता का पुजारी होता है। हमें वैशाली की कोई ऐसी चीज़ बताओ जो सुंदरता में लाजवाब हो। महाराज, ऐसी सुंदरता कि फूल भी शर्मा जाएं, मधुर स्वर में भोरे गुनगुनाने न छोड़ दें। इन दोनों अद्भुत बातों का मिलन वैशाली की राजकुमारी मोहिनी है में आपको मिल सकता है। राजकुमारी मोहिनी? चित्रकार, क्या आप अपनी कल्पना के आधार पर तुम राजकुमारी मोहिनी का चित्र बना सकते हो? अवश्य महाराज। चित्रकार रमन ने अतिथि गृह में ठहराया गया और 4 दिन पश्चात राजकुमारी का चित्र बनाकर महाराज को पेश किया। निसंदेह मोहिनी से सुंदर इस दुनिया में कोई अन्य नहीं हो सकता। महाराज वीरभद्र के मन में विचार आता है, रतन सेन, चित्रकार को उचित प्रकाश देकर विदा किया जाए। जो आज्ञा महाराज। चित्रकार के जाने के बाद महाराज अपने मंत्री से गुप्त मंत्रणा करते हैं। रतन सेन, वैशाली की इस राजकुमारी को हमारे मन में वश कर लिया है। महाराज, अपने शत्रु की बेटी को इससे लगाओ। हम अपने मन का फैसला कर चुके हैं, मोहिनी हमारी नई रानी बनेगी। किंतु वैशाली नरेश शमशेर इस रिश्ते को कभी तैयार नहीं होंगे। रतन सेन, हम चंद्रवंशी राजपूत हैं। जिस चीज़ को हम पसंद कर लेते हैं उसे पाने के लिए हमें मौत भी नहीं रोक सकती। महाराज, क्या वैशाली को आप आक्रमण करना चाहते हो? नहीं, हम चाहते हैं बिना खून खराबे राजकुमारी हमारे महल आएगी। यह तो असंभव है महाराज। रतन सेन, असंभव बातें ये युक्ति द्वारा संभव बना दी जाती हैं। तुम्हें इस पद पर रखा गया है, याद करो। तुम 1 माह के अंदर अंदर राजकुमारी मोहिनी को हमारे महल न पहुंची तो महाराज। जाओ रतन सेन, हम तुम्हारी सफलता की कामना करते हैं। जो गया महाराज। और मंत्री रतन सेन तुरंत ही इस कार्य में लग गया। वह अपने राज्य के कुशल भेदियों को वैशाली राज्य में भेज देता है। मंत्री, राजकुमारी मोहिनी की प्रिय श्री ललिता हमें लालच देकर उसे मिला लिया है। अब आगे क्या निर्देश है? अब आप खुद व्यापारी बनकर वैशाली जाएंगे। रतन सेन व्यापारी के वेश में वैशाली राज्य में प्रविष्ट हो जाता है। राजधानी के पास जाकर वह एक काफिला रुक जाता है। अरुण, हम तुरंत ही ललिता से मिलना चाहते हैं। जी अच्छा। और रतन सेन के सारथी अरुण राजकुमारी की सहेली ललिता से मिलते हैं और साथ लेकर चल आते हैं। मेरे गुरु आपसे बात करना चाहते हैं, मगर उनका मेरा इनाम। यह दोनों जा रहे थे कि तभी एक तरफ से आते हुए सेनापति महेंद्र ललिता की नज़र पड़ जाती है। अरे ललिता, तुम कहाँ जा रही हो? अपने शहर में एक जरूरतों का व्यापारी आया है। मैं राजकुमारी जी के हुक्म से व्यापारी से मिलने जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। सेनापति ने मुझे देख लिया है, बहुत बुरा हुआ। सेनापति महेंद्र चले गए। आओ, अब देर न करो। अगर तुम्हें फिर कोई और मिल गया तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। मुझे तो डर लगने लगा है। सेनापति को अगर मुझ पर संदेह हो गया तब अब तुम बेकार में परेशान हो रही है। अगर सेनापति को तुम पर संदेह होता तो वह तुम्हें रोकने की कोशिश करता। शायद तुम्हारा कहना ठीक है। वे दोनों चलते हुए रतन सेन के ठहरे में पहुंच जाते हैं। महाराज, रतन
वीरभद्र के इस कार्य में देरी सहन नहीं करेंगे तो क्या करें? तुम कौशल नरेश के सेवक हो, तुम इस सच को जान चुकी हो तो इनकार करना बेकार है। अरुण व ललिता डेरे के पर्दा हटाकर अंदर प्रविष्ट होती है। अरे ललिता, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कहिए कैसे इस दासी को याद किया? तुमने राजकुमारी मोहिनी की प्रिय सखी हो। राजकुमारी का शिकार के लिए तत्पर करना होगा, बस इतना या और कुछ? इस कार्य के बाद तुम्हारा असली काम शुरू होगा। राजकुमारी के साथ शिकार पर भोजन बनाने वाला रसोइया भी जाएगा। आप कहना चाहते हैं? रतन सेन ने अपना मशवरा बताया। हाँ, जब राजकुमारी का काफिला जंगल के पड़ाव करेगा, तुम्हें अवसर निकाल कर भोजन में औषधि में लानी होगी। यह काम होशियारी से करना है। ललिता ने यह सुनकर बहुत बेचैन हो उठी। यह औषधि जहरीली तो नहीं, इसके प्रभाव से इंसान कुछ घंटों तक बेहोश हो जाता है। औषधि मिले भोजन को तुम नहीं खाओगी। रतन सेन ललिता को अपनी योजना पूरी बता देता, उसके बाद औषधि देता है। अरुण, तुम ललिता से कुछ दूर तक पहुंचा जाओ। वह अपने कार्य में का इनाम भी चाहती है। देखो ललिता, 5,000 सोने के मोहरे तुम्हें मिल चुकी हैं। बाकी 5,000 मोहरे इस काम में दी जाएंगी। मैं इस काम को बहुत जल्द पूरा करने की कोशिश करूंगी। अरुण, तुम ललिता को कुछ दूर तो छुड़ाओ। जो आज्ञा। ललिता के आग्रह पर राजकुमारी शिकार पर निकल जाती है। ललिता सिर दर्द का बहाना बना करके पड़ाव में रह जाती है। राजकुमारी शिकार करने चली गई। अब मैं चलकर अधूरे काम को पूरा करती हूँ। ललिता चलती है रसोइये के पास। क्यों रे ललिता, तू नहीं गई राजकुमारी के साथ? जाकर क्या करती? सिर में तीर कमान क्या करती? तीर कमान मुझसे बड़ा डर लगता है। अरे तू तो बड़ी डरपोक है। क्यों ना डरूं? कोई तीर मेरे आकर लगा तो मेरी जान चली जाएगी। अरे ललिता, ऐसा मत कह। तेरी जान की बात सुनकर मेरा दिल में कुछ होता है। बस रहने दे। इतनी देर से आई हूँ, खड़ी हूँ, पानी तक नहीं पिलाया। रसोइया पानी लेने चला गया, अवसर का फायदा उठाया। अब मुझे भोजन में औषधि मिला देती हूँ। ललिता खाने पीने की वस्तु में नशीली पदार्थ मिला देती है। ले पानी पी। अच्छा। शिकार से वापस लौटकर राजकुमारी अपने साथियों के साथ भोजन करती है। तलाक ललिता इस समय सिर दर्द का बहाना करके भोजन नहीं करती। आज भोजन तो बड़ा जायकेदार है। पता नहीं ललिता को क्या हो गया है। वह शिकार पर भी नहीं गई और न ही भोजन में साथ दिया। भोजन के पश्चात सभी गहरी बेहोशी का आक्रमण हुआ। समस्त शिकारी दल लोग बेहोश हो गए। अवसर अच्छा है, मुझे राजकुमारी को उठाकर ले जाना चाहिए। और अरुण बेहोश मोहिनी को कंधे पर लाद कर खेमे से बाहर आ जाता है। अरुण, मेरा इनाम मुझे देते जाओ। यह बेवकूफ़ भी मरने के लिए आ पहुंची। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। ललिता को अभ्यास भी न हुआ कि उसके साथ इतना भयंकर धोखा होगा। उसके निकट आते ही यह ले अपना इनाम। मेरा साथ विश्वासघात। और अरुण राजकुमारी को लिए रतन सेन के पास पहुंचता है। तुरंत ही वह व्यापारी दल सफर करता हुआ वैशाली की सीमा पार करके कौशल राज्य में दाखिल हो जाते हैं। मैंने असंभव काम को पूरा कर दिखाया। महाराज मुझे इनाम में न जाने कितनी दौलत देंगे। और कौशल नरेश वीरभद्र को बेचैनी से अपने मंत्री रतन सेन का इंतजार था। महाराज, आप तनिक भी चिंता न कीजिए। मंत्री रतन सेन इस कार्य को पूरा अवश्य करेंगे। हमें भी यही आशा है। रतन सेन की मौत का सामना करना पड़ेगा। और महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। अगर रतन सेन असफल होकर आए तो उसे फांसी की सज़ा देंगे। अगर वैशाली में पकड़ा गया तो लोग उसे जिंदगी न दे सकेंगे। इस दशा में दोनों राज्यों में लड़ाई छिड़ सकती है। और इसी समय एक संदेशवाहक ने सूचना दी। महाराज की जय हो। क्या समाचार है? महाराज के आशीर्वाद से मंत्री रतन सेन सफल होकर लौटे हैं और राजकुमारी मोहिनी के साथ हैं। हम जानते थे रतन सेन कभी असफल नहीं होंगे। और राजकुमारी मोहिनी को महल के विशेष कक्ष में लाया जाता है। राजवेद उसे हौसले दिए आते हैं। मैं कहा हूँ, मेरा सिर क्यों भारी भारी सा लग रहा है?
बेटी तुम इस समय कौशल नरेश वीरभद्र के महल में हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बेटी, यह सच्चाई है। अब तुम्हें होश आ चुका है, महाराज तुमसे मिलना चाहते हैं। मोहिनी समझ जाती है कि धोखे से यहाँ लाया गया है। वह पापी वीरभद्र की सूरत भी मुझे नफरत है। बेटी ठंडे दिमाग से फैसला कर, वरना कौशल राज महाराज के इशारे पर जीवन व मृत्यु लोगों को मिलती है। ठीक है, मुझे मौत का निमंत्रण स्वीकार है। बेटी अब भी आराम करो, मैं आ जाता हूँ। राजवैद्य महाराज भी वीरभद्र को मोहिनी के विषय में बताते हैं। महाराज, राजकुमारी से मिलना ठीक नहीं रहेगा। मुझे विश्वास है कि वह कुछ समय पश्चात नई स्थिति से समझौता कर लेगी। ठीक है, कुछ समय पश्चात ही राजकुमारी से मेरी रानी बनेगी ना पड़ेगा। उधर वैशाली में राजकुमारी के गायब होने के समाचार फैल जाता है। राजकुमारी गायब होने पर हर इंसान हैरान था। सुना है राजमहल से कोई इस साजिश में मिला हुआ था। ठीक है भाई, ठीक कहते हो। अब किसी पर भरोसा नहीं है। उधर वैशाली नरेश रामेश्वर अपने सेनापति के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। महाराज, अब इस साजिश का भेद खुल चुका है। ललिता को दौलत का लालच देकर कौशल राज्य में कैदियों ने ये घिनौना काम किया है। जब से महारानी ने अपनी बेटी के बारे में सुना है, तभी से बेहोशी का दौरा पड़ रहा है। राजवेद का क्या कहना है? महाराज, उधर महारानी के शोक के कारण दूर न किया गया। महाराज, अब आखिरी फैसले का समय आ पहुंचा है। ठीक है, वैशाली के लोग ने इज्जत के साथ जीना सीखा है। वह अपनी इसी इज्जत को बचाने के लिए हम मौत को गले लगाएंगे। महाराज, मैं अभी सेना को और सिपाही सालार को लड़ाई की तैयारी के लिए जुट जाते हैं। जनता में मुनादी करवा दो, राजकुमारी को धोखे से कौशल ले गया है। आम जनता को सूचित किया जाता है, कौशल राज्य की राजकुमारी का अपहरण कर पापी को सजा देने के लिए महाराज की सैन्य कौशल पर कूच कर रही है। सेनाएं नारे लगाती हुई तूफान की तरह आगे बढ़ती जा रही थी। वैशाली की सेनाएं तूफान के समान कौशल राज्य की सीमा में घुसती चली गई। सेनापति महेंद्र की रणनीति सफल सिद्ध हुई। बहादुरों, दुश्मनों के रोनते हुए आगे बढ़ते रहो। कौशल की सेनाएं इस भयंकर आक्रमण का सामना न कर सकी। सेनाओं पराजित होते देख पीछे हटने लगे। इधर कौशल नरेश वीरभद्र भी चिंतित थे। युद्ध आग के शोले भटकते जा रहे हैं। सीमा पर हमारी रुकावट को दुश्मन छिन भिन कर दिया। महाराज, राजकुमारी मोहिनी का अपहरण के पश्चात राजा रामेश्वर का आक्रमण करना अनहोनी बात है। हम केवल एक बात जानना चाहते हैं कि हमारी फौजें हार क्यों रही हैं। महाराज, वैशाली के सैनिक अपने देश की इज्जत के लिए लड़ रहे हैं और हम जानते हैं जब इज्जत खतरे में हो तो लोग अंगारों पर भी कूद जाते हैं। क्या बकते हो रतन सेन? तुम्हारे कहने का मतलब है कि कौशल के सैनिक लड़ना भूल गए हैं? महाराज, कौशल के सैनिक युद्ध में वैशाली के सैनिकों से कम बहादुर नहीं हैं, लेकिन हमारी फौजें बुद्धिले की तरह पीछे क्यों हट रही हैं? इसलिए क्योंकि हमारे सैनिकों के पास कोई बड़ा मकसद नहीं है जो आपको युद्ध की ज्वाला में झोंक दे। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ महाराज, सभी सैनिकों को मालूम है कि अगर राजकुमारी का अपहरण न किया हो तो यह लड़ाई न लड़नी पड़ती। ठीक है, हम अपने सैनिकों को साहस बढ़ाने के लिए खुद युद्ध भूमि में जाएंगे। इससे तो युद्ध की स्थिति में बहुत अंतर आ सकता है। हमें अब क्या करना चाहिए? मंत्री रतन सेन महाराज वीरभद्र को अपनी योजना समझाने लगे। महाराज, युद्ध कभी पीछे हटना कभी विजय दिला देता है। आप सैनिकों को लड़ते हुए पीछे हटने का आदेश दें और महाराज की जय हो। युद्ध भूमि से एक युद्ध संदेश आता है। कहो युद्ध भूमि में क्या समाचार है?
मंत्री हमारी फौजें हार कर पीछे भाग रही हैं। मंत्री रतन सेन अपने मन में कुछ सोचकर फैसला करता है। दूत, तुम तुरंत सेनापति जसपाल से कहो कि महाराज ने उसे तुरंत मिलना चाहते हैं। जो गया। दूत चला गया। रतन सेन युद्ध भूमि में सेनापति को वापस बुलाने का अर्थ, महाराज वे सेनापति नई स्थिति कुछ सलाह करना चाहता हूँ। और इधर युद्ध भूमि में विचित्र दृश्य है। कौशल की सेनाएं पीछे हटती जा रही थी। सेनापति जयपाल को आरंभ से ही वीरता पूर्वक लड़ रहे थे, यह अब वे दिखाई नहीं दे रहे। शत्रुओं की सेना को अचानक क्या हो गया? अब वे लड़ने के स्थान पर पीछे हटती जा रही है। कहीं दुश्मन ने कोई नई रणनीति तो नहीं अपना ली? और कौशल की राजधानी किले का फाटक खुला है। अब किले में पहुंचकर ही जान बच सकती है। और मंत्री रतन सेन की सलाह को मान लिया गया। सब सेना व जनता किले पर आ गई। किले का फाटक बंद हो गया। किले के चारों तरफ घेरा डालते हैं, चले आओ। और वैशाली की सेनाएं ने किले के चारों तरफ अपना डेरा डाल लिया। अब दुश्मन हमसे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। क्या सचमुच इतनी आसानी से कौशल नरेश वीरभद्र पराजय स्वीकार कर लेंगे? उधर किले के अंदर रतन सेन हमारी सलाह मान, शायद हमने गलती की है। अपनी सेना व जनता के सामने चूहेदानी में फंस गए हैं। अब हम इस किले में कब तक इस किले में छिपे रहेंगे? महाराज, मैंने यह कदम बहुत सोच समझ कर उठाया है। इस तरह हम बुजुर्गों की तरह छिपे रहने में अच्छा हम हार को मंजूर कर लें। इस तरह हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। अभी हमने किले में खाने के लिए इतना अनाज है कि 4 साल तक हम दुश्मनों को घेरा इसी तरह रहा तो हमें परेशानी नहीं होगी। दुश्मन के सैनिक किले में चढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। उसका उपाय हमारे पास है। सैनिकों को ऊपर तीरों से किले पर चढ़ने वाली को मौत के घाट उतारते रहेंगे। सेनापति किले के ऊपर सैनिकों को तुरंत तैनात कर दो। किले के बाहर वैशाली सेनाओं का हजूम दिखाई दे रहा था। सेनाओं की कतार कौशल के राजधानी का किला भेदना बहुत कठिन है। आप सत्य कहते हैं। अब लगता है कि वीरभद्र को आसानी से झुका सकेंगे। महाराज, मैंने सैनिकों को किले पर चढ़ने का हुक्म दिया है। इसमें से कोई खास फायदा नहीं होने वाला। महाराज, अगर हमारे सैनिक किले के ऊपर पहुंच गए तो फिर किले का फाटक खुल सकता है। यह बात इतनी आसान नहीं है। महाराज, हमें आपसे कुछ बहादुर सैनिकों को मर जाने का खतरा मोल लेना पड़ेगा। और वैशाली के सैनिक किले की दीवारों पर चढ़ने का प्रयास किया, मगर सैनिक दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते रहे, परंतु सफलता नहीं मिली। महाराज, किले का फाटक न खुला तो हम कब तक अपने सैनिकों को मौत के मुंह में झोंकते रहेंगे? सैनिकों को आदेश दो, दीवारों पर चढ़ने का प्रयास न करें। सेनापति महेंद्र खेमे से निकल आया। इस किले के फाटक खोलने के लिए उपाय सोचना होगा, अन्यथा हमारी जीत भी हार में बदल जाएगी। वैशाली के सैनिक किले की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश छोड़ दी। हाथियों को मदिरा पिलाकर किले के दरवाजे पर चोट करवाई जाए। जो आज्ञा। और सेनापति सैनिकों का आदेश का पालन किया। हाथी के मस्तक में टकरों से किले का दरवाजा हिल पड़ता था, किंतु इस दरवाजे के ऊपर 1000 हाथी भी टक्कर मार ले तो यह नहीं टूट सकता। सुबह से रात तक यह कार्य चलता रहा, किंतु किले का फाटक न टूटा। हाथियों की टक्कर भी किले का दरवाज़ा नहीं टूटा। सेनापति, यह दरवाज़ा फौलाद का बना है। हमारे हाथी की टक्कर मारते लहूलुहान हो गए। ठीक है, कल से दरवाजे पर हाथियों को न भेजा जाए। जी अच्छा। उधर महल के कक्ष में मेरी मातृभूमि वैशाली के सैनिक इस किले के चारों ओर घेर लिया। साहब, मैं राजकुमारी जी, यह कौन आ गई? वह दुष्ट वीरभद्र की भेजी हुई कोई चुड़ैल है क्या? देखूं यह क्या कहती है। कौन है? अंदर आ जाओ।
कक्ष के द्वार पर एक सेविका अंदर आई। राजकुमारी जी, बाहर महाराज खड़े हैं, अब आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आप अपने महाराज से कह दो कि मुझसे उसकी सूरत से नफरत है। राजकुमारी जी, आप जिद न कीजिए, महाराज सच्चे मन से आपसे प्यार करते हैं। प्यार को कुर्बानी का नाम है। तुम्हारे महाराज के लिए तो प्यार एक खेल के बराबर है, किंतु आप महाराज से विवाह करने कौशलपुर की महारानी बन सकती हैं। मूर्ख, मेरे पिताजी की सेनाएं किले की चारों तरफ से घेर रखा है। केवल कुछ दिनों की बात है, कौशल राज्य का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। कौशल राज्य को मिटाने वाला अभी तक धरती पर पैदा नहीं हुआ। इसी समय राजा वीरभद्र कक्ष में प्रवेश करते हुए सेविका कक्ष से बाहर चली गई। तुम वीरभद्र, हमने तुम्हारे वार्तालाप सुन ली था। आज हमें पता चला कि तुम अब भी भ्रम के शिकार हो। तुम क्या कहना चाहते हो? यही कि तुम्हारा बाप शमशेर सिंह शायद यह नहीं जानता कि शतरंज की चाल का आखिरी दाव हमारे हाथ में है। ओह, तो उसी आखिरी दाव के भरोसे तुम इस चूहे के समान किले में छिपे हो। तुम बहुत भोली हो मोनी। कभी कभी अंतिम जीत के लिए हारने का नाटक भी करना पड़ता है। वीरभद्र, मौत के डर से तुम भयभीत कर दिया है। तुम वीरता का अर्थ भूल गए हो। मौत? मूर्ख राजकुमारी, अगर हमें मौत से डराने के तुम्हारा उपहास करने की बात दिमाग में न लाते, तब फिर किले के बाहर निकलकर मेरे पिताजी की सेनाओं का सामना क्यों नहीं करते? हमें मूर्ख शमशेर सिंह की सेनाओं का सामना करने की जरूरत नहीं है। जिस पल भी हम चाहेंगे उसी समय शमशेर अपनी सेनाओं के साथ कौशलपुर से भाग जाएगा। वीर लोग डिंग नहीं मारा करते, जो करते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। क्या तुम दिखा सकते हो? अगर वैशाली की राजकुमारी हमारी शक्ति का प्रमाण देखना चाहती है तो कल उसे दिखा देंगे। ठीक है, उस समय का मुझे इंतज़ार रहेगा। केवल यह कि कायर हम नहीं, केवल यह कि कायर हम हैं या राजा शमशेर सिंह। हम अपनी रणनीति का भेद तुम्हें बताते हैं। भेद? हाँ, भेद का ज्ञान होते हुए तुम्हें पता चल जाएगा कि विजय कौन रहेगा। तुम हमारी कपट भरी बातों से कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि कल हमारा एक दूत का पैगाम तुम्हारे पिता के पास जाएगा। फिर इस पैगाम में केवल यह लिखा होगा, अगर शमशेर सिंह अपनी फौज के साथ वापस नहीं लौटा तो तुम क्या करोगे? तो हम तुम्हारी बेटी का सिर काट कर किले के दरवाजे पर लटका देंगे। नहीं, तुम ऐसा नीच काम नहीं कर सकते। युद्ध और राजनीति में कोई काम नीच नहीं होता। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इंसान की हद तक गिर सकता है। हम तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम्हें एक दिन हमारी रानी बनना है। तुमसे विवाह करने की बजाय मैं मर जाना ज़्यादा अच्छा समझूंगी। कहने और करने में बहुत फर्क होता राजकुमारी। ठीक है, इस बात की सच्चाई तुम्हें उस समय पता चलेगी जब सुहाग सेज पर तुम मेरी लाश मिलेगी। हम जानते हैं कि तुम आवेश में आकर ऐसा कह रही हो। इस तरह आत्मघाती कदम तुम नहीं उठाओगी। वीरभद्र, यह तो समय बताएगा। वीरभद्र कक्ष से बाहर निकल गए। माँ जगदम्बा शक्ति दे, मैं इस संकट का सामना कर सकूं। अगले दिन किले का दरवाज़ा खुला। खुले दरवाजे में एक घोड़े पर सवार बाहर आता है। इस सवार को देखकर वैशाली सैनिक हलचल मचती है। ऐसा लगता है महाराज वीरभद्र ने पर राज्य मान ली है। तभी उसने संधि के लिए हमारे पास दूत भेजा है। घुड़सवार वैशाली की सेनाओं की तरफ जा रहा था। मैं जाकर महाराज को दूत का आगमन की सूचना देता हूँ, यही ठीक रहेगा। और निकट आते वैशाली के सैनिक घुड़सवार को घेर लिया। तुम कौन हो नियत्थे? इस तरह मौत के मुंह में क्यों चले आ रही हो? मैं कौशल नरेश वीरभद्र का दूत हूँ। तुम्हें अपने महाराज के पास ले चलो, मेरे पास उनके लिए एक पैगाम है। क्या हमें
इसे राजा के पास ले चले, क्यों नहीं। घुड़सवार महाराजा के खेमे में के पास पहुंचा जाता है और महाराजा शमशेर सिंह दूत के आने का पता चल चुका था। महेंद्र सिंह, हमें ऐसा क्या लगता है कि लगातार घेरे के बाद भी वीरभद्र ने संधि के लिए दूत भेजा है। महाराज, दूत का पैगाम देखने के बाद यकीन के साथ कुछ कहा जा सकता है। और इसी समय एक सैनिक आकर महाराज शमशेर सिंह को सूचित करता है, महाराज शमशेर सिंह की जय हो, दुश्मन के किले से एक दूत आया है। सैनिक दूत को सम्मान के साथ हमारे सामने पेश किया जाए। योग्य महाराज। महाराज, आपके लिए हमारे महाराज वीरभद्र ने एक पैगाम भेजा है, यह लीजिए। सेनापति महेंद्र पैगाम को पढ़कर हमें सुना जाए। योग्य महाराज। सेनापति महेंद्र ने दूत के हाथ से पैगाम लिया। महाराज शमशेर सिंह, हम आपसे दोस्ताना सलाह देना चाहते हैं। अगर कल सुबह तक निकलने से पहले अपनी सेनाएं वापस न लौटी तो। पढ़ते पढ़ते महेंद्र सिंह रुक जाता है। रुक क्यों गए सेनापति, आगे पढ़ो। महाराज, आगे जो लिखा है उसे पढ़ते हुए मेरा खून खोल रहा है। सेनापति हम हुक्म देते हैं पैगाम पूरा पढ़ा जाए। योग्य महाराज। महाराज, कौशल के राजा ने लिखा है कि अगर हमने उसका कहना नहीं माना तो राजकुमारी मोहिनी की जान ले लेगा। नीच, अभद्र, तेरी इतनी हिम्मत। महाराज, मैं पैगाम का जवाब के इंतजार में हूँ। काश अगर तुम दूत न होते तो मेरी तलवार तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर चुकी होती। दूत अपने महाराज के कह दो कि सुबह सूरज ढलने से निकलते ही हमारा जवाब मिल जाएगा। सेनापति, हम उलझन में फंस गए हैं। उस दूत वीरभद्र की कैद में हमारी बेटी है। महाराज, अब क्या किया जाए। जिस बेटी को बचाने के लिए यहाँ आए थे उसी का जीवन की रक्षा के लिए हमें वापस न लौटना पड़े। महाराज, यह दुश्मन की सामने घुटने टेकने के बराबर होगा। महेंद्र, जो व्यक्ति हमारी बेटी को दुष्ट वीरभद्र के चुंगल से जिंदा निकाल कर लाएगा, हम उसे अपनी जिंदगी से भी कीमती पुरस्कार देंगे। महाराज, अगर आप सेना संचालन की पूरी जिम्मेदारी मुझे सौंप दें तब क्या करोगे सेनापति। महाराज, अगर आप आशीर्वाद साथ रहा तो राजकुमारी को छुड़ा लाऊंगा। तुम बहुत बड़ी जिम्मेवारी ले रहे हो, असफल रहे तो मेरी मौत की सूचना आपको मिलेगी। महाराज, ठीक है, जैसा उचित समझे वैसा करो। और रात के समय वैशाली सेनाएं वापस लौटने लगी। प्रातः सूरज निकलने पर अरे, दुश्मन की सेनाएं डर कर वो भाग गई। मैं महाराज को यह शुभ सूचना पहुंचाता हूं। ठीक है, ठीक कहते हो, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा। यह समाचार महाराजा वीरभद्र को मिला। महामंत्री, हमारी चाल सफल रही। शमशेर सिंह अपनी फौज के साथ भाग गया। महाराज, हमें तो इसमें दुश्मन की कोई चाल छिपी लगती है। महाराज, मेरा एक सुझाव है। प्रधानमंत्री, संदेह बेकार है। वह क्या। किले की फाटक को तुरंत न खोला जाए। इस काम से फायदा क्या हुआ। महाराज, दुश्मन की फौज वापस आने के पीछे अगर कोई चाल हुई तो जल्दी सामने आ जाएगी। तुम्हारा सुझाव मंजूर है। संध्या को कुछ पहले किले के बाहर। महाराजा वीरभद्र की जय हो। हम बेसहारा लोगों को शरण दो। तुम लोग कौन हो। वैशाली के सैनिक ने हमारे घर लूट लिए, उनमें आग लगा दी। हमारे रहने का कोई ठिकाना नहीं। ये बेचारे दुश्मन सेना की क्रूरता का शिकार हुए हैं, इन्हें की मदद करनी चाहिए। ठीक है, किले का दरवाज़ा खुलवा रहा हूँ, तुम अंदर आ जाओ। किले का दरवाज़ा खुल जाता है। बाहर खड़े लोग अंदर आने लगते हैं। इन सैनिकों को अगर हमारी असलियत का पता चल जाए तो ये सारे किले में हंगामा मच जाएगा। किले में तैनात सैनिकों को पता भी न चला कि सेनापति महेंद्र नागरिकों के वेश में किले में प्रवेश कर गया। अब मुझे रात होने का इंतजार करना पड़ेगा। इसके पश्चात अपने साथियों की मदद से किले का दरवाजे को खोल दूंगा। और किले के अंदर महाराजा वीरभद्र के हुक्म से जनता तथा सैनिक जीत की खुशियां मना रहे थे। खूब मदिरा पियो, आज
अपने महाराज ने सभी को छूट दी है। अफसोस दुश्मन की फौज डर गई, वरना वरना चूहे क्या करता वरना चूहे तू क्या करता। अबे मैं अकेला 1000 दुश्मनों की गर्दन अपनी तलवार से काट डालता। किले के अंदर सैनिक मदिरा के नशे में मस्त हो रहे थे। उधर किले के बाहर वैशाली सैनिक दरवाजे की तरफ बढ़ती चली आ रही थी। किले के अंदर सेनापति महेंद्र अपनी योजना अनुसार कार्य करने में लगे हुए थे। सभी सैनिकों मदिरा के नशे में मस्त पड़े हैं, अब हमला करने का अवसर है। और महेंद्र ने अपने साथियों के साथ किले के दरवाजे पर पहरेदारों पर तूफान की तरह टूट पड़ा और किले का दरवाज़ा खुलते ही वैशाली सैनिक अंदर घुस पड़े। महाराज शमशेर की जय हो। सेनापति महेंद्र नंगी तलवार लिए महाराज राजमहल की तरफ बढ़ने लगा। अब मुझे राजकुमारी को आज़ाद करा लेना चाहिए। महाराजा शमशेर की जय। कैसे कौशल के सैनिक अचानक हमले का सामना न कर सके। अरे चूहे उठो, देखो वैशाली की फौज किले में घुस आई है। अबे चुप हो जा, ज़्यादा तूने पी ली है, अभी तूने सपने आ रहे हैं। उधर राजमहल में महाराज गजब हो गया। किले में दुश्मनों की सेना में कब्जा होने वाला है। इस विपत्ति के समय तुम कोई रास्ता निकाल सकते हो? महाराज आप राजकुमारी को लेकर गुप्त मार्ग से निकल जाइए। अगर दुश्मन यहाँ आएगा तो वीरभद्र देख, तेरी मौत परवाना आ चुका है, यही ठीक रहेगा। सेनापति महेंद्र भी महल के कक्ष तक आ पहुंचा था। मुझे मारने वाला अभी धरती पर पैदा नहीं हुआ। अरे यह तो सेनापति महेंद्र है, वीरभद्र से लड़ने के लिए तैयार हो जा। मंत्री रतन सेन अपनी तलवार खींचकर सेनापति महेंद्र के सामने पहुंच जाता है। महाराज आप जल्दी निकल जाइए, मैं उस समय तक इसे रोकता हूँ। मूर्ख क्यों एक बुज़दिल के लिए अपनी जान देता है। महाराज वीरभद्र कक्ष से निकल जाते हैं। मेरे महाराज कैसे भी क्यों ना हो, इस राज्य का वफादार हूँ। अगर इस कर्तव्य को पूरा करके मेरी जान भी चली जाए तो मुझे मंजूर है। तुम अच्छे आदमी हो, मैं नहीं चाहता मेरी तलवार किसी भले आदमी का सीने का खून पिए। मैं हमेशा कौशल राज्य का नमक खाया है, अब मूल्य चुकाऊंगा। बेवकूफ़ आदमी, क्या तेरे मर जाने से कौशल राज्य आज़ाद रह सकेगा? गुलाम बनकर जीने से बहादुरों की तरह मर जाना अच्छा रहता है। सेनापति महेंद्र समझ जाता है कि कौशल राज्य का यह मंत्री सच्चा देशभक्त है। वह इसलिए व्यक्ति को मारना नहीं चाहता था। मैं तैयार हूँ सेनापति महेंद्र, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ। अपनी तलवार संभालो मंत्री रतन सेन। और दोनों तलवारें लड़ने लगते हैं। रतन सेन आप भी मान जाओ। सेनापति गद्दारी का कलंक अपने माथे पर लेकर जीना नहीं चाहता। सेनापति महेंद्र का सामना रतन सेन से अधिक समय तक न हो सका। वह सिर दी थकने लगा। लगता है अब मेरी मौत भी नज़दीक है। ईश्वर करे इस देशभक्त की मौत मेरे हाथों न हो। और अवसर पाते ही सेनापति महेंद्र एक बार रतन सेन के हाथ तलवार छूट कर दूर गिर जाती है। अब युद्ध में हार चुके हो। सेनापति महेंद्र को अनदेखा कर रतन सेन अपनी तलवार उठाने के लिए झुका। मैं अब भी हारा नहीं हूँ, ले तू अपना अंजाम भुगत। और मेरी तलवार मेरी इच्छा पूर्ति कर दी। अब मैं चैन से मर सकूँगा। रतन सेन यह तुम्हारा आखिरी समय है। अब तो बता दो किले का गुप्त दरबार किधर है? ओह तुम बहादुर सेनापति, किले के पिछली दीवार के पास एक कुआं है, उसी में है। धन्यवाद मित्र, तुम्हारी इस बात को हमेशा याद रखूँगा। महेंद्र कक्ष से निकलकर तुरंत ही महल की इमारत के बाहर निकल आता है। मुझे तुरंत ही मंत्री रतन सेन द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। और उधर राजकुमार वीरभद्र नंगी तलवार लिए राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा। तुम मेरे साथ चलना पड़ेगा राजकुमारी, पापी अब तेरा अंत आ गया है। और वीरभद्र राजकुमारी का हाथ पकड़ते हुए खींचता हुआ ले चला। मैं इस किले का छोड़कर जा रहा हूँ, मगर तुझे अपने साथ ले जाऊँगा। नहीं, तेरी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। राजकुमारी ने विद्रोह करने पर जबरदस्ती कंधे पर
डालकर चल पड़ाता है। बचाओ मुझे इस पापी के पंजे से, कोई बचाओ। महल से निकल कर वीरभद्र जैसे ही महल की पिछली दीवारी पर पहुंचता है तभी तुम यहाँ आ पहुँचे। सेनापति, इस पापी को जिंदा मत छोड़ना। हमारा वफादार मंत्री मेरी राह में कब तक रोड़ा बन सकता था। राजकुमारी को छोड़ दो। वीरभद्र ने राजकुमारी को छोड़ देता है। मैं भी आज देखना चाहता हूँ तू कितना बहादुर है। सेनापति महेंद्र, मुझसे लड़कर आज तक कोई जीत सका है। आज तू मरना चाहता है तो तेरी मौत ही सही। मौत किसके किसके भाग्य में लिखी होती है यह तो आगे का समय बताएगा। दोनों तलवारें एक दूसरे से टकराने लगती है। अब तेरी जान की खैर नहीं, तू मेरे हाथों बुद्धलिक की मौत मरेगा। किले पर इस वक्त वैशाली की सेना को पूरा अधिकार हो जाता है। महेंद्र, वीरभद्र, हमारे सेनापति के बीच लड़ाई हो रही है। सेनापति, सैनिक तुरंत ही उस स्थान पर ले चलो। महाराज शमशेर सिंह भी उस स्थान तक पहुंच जाते हैं। इसी बीच लड़ाई लड़ते वीरभद्र का हाथ में थमी तलवार नीचे गिर जाती है। आज इस पापी के कर्मों की सजा मिलेगी। सेनापति महेंद्र, हमने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें अपने जीवन का अमूल्य इनाम देंगे। महाराज, हमारे जीवन का अमूल्य चीज़ हमारी बेटी मोहिनी है। अपनी बेटी मोहिनी की शादी तुमसे करने का ऐलान करते हैं। महाराज, पिताजी महाराज, अब के बाद हमें महाराज नहीं कहोगे, क्योंकि तुम कौशल के राजा बनने का राजा बनाते हैं। महेंद्र सिंह और मोहिनी की धूमधाम से शादी हुई। महाराज, महेंद्र वर्षों तक राज किया। अपने ससुर की मौत के पश्चात वैशाली को भी राजा बने। महारानी, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आपसे हमारा विवाह होगा। महाराज, आपने उस दुष्ट वीरभद्र की कैसे छुड़ाया, इसके बदले मेरे पिताजी ने आपको उचित पुरस्कार दिया और कौशल के वैशाली को मिलाकर एक राज्य बना दिया। और महेंद्र ने काफ़ी समय तक सुयोग शासन किया। मेरी प्रजा सुखी और संपन्न रहे, यही मेरा धर्म रहेगा। समाप्त दोस्तों।